नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इस बार विधानसभा सत्र अनोखा था। हर दिन नए तरह के खुलासे हुए, नए तरह के तथ्य सामने आए। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव विधानसभा में जिस तरह से सरकार पर हमलावर है, सरकार के मंत्रियों ने भी और खुद मुख्यमंत्री ने भी उनका पलटवार कर हर चीज का जवाब दिया। जहां शेरो शायरी का माहौल इस बार विधानसभा में देखने को मिला, वहीं इस बार कई आश्चर्यजनक खुलासे भी हुए। इस बार आज मैं जो आपसे जिक्र कर रहा हूं, वो बात है विधानसभा सत्र के परसों की, यानी कि सोमवार का दिन। सोमवार का दिन था जब नेता प्रतिपक्ष ने अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष के जो बजट था उसके बंटवारे का आरोप लगाया और कहा कि गलत तरीके से विभागों में बजट जो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो बजट दिखाया जा रहा है लेकिन वो खर्च नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बजट तो हर बार बढ़ा कर रखा गया है, लेकिन अगर आप उसका विभागवार तुलना करेंगे तो वो बजट वहां पर नहीं पहुंचा है। इस तरह से करके वो सरकार पर हमलावर हमलावर थे और लगातार सरकार पर हमलावर थे कर रहे थे। लेकिन सामने उस दिन मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री को गोरखपुर जाना था तो मुख्यमंत्री उस दिन सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन उस दिन सदन में, विधानसभा में मुख्यमंत्री के बजाय उनके नुमाइंदे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। ब्रजेश पाठक ने जब अखिलेश यादव के भाषण को सुना तो उन्होंने 19 मिनट का जो अपना उसका जवाब दिया, उसमें उन्होंने एक नई सियासत खड़ी कर दी है। विधानसभा में उन्होंने जिस तरह का आरोप मढ़ा है और बताया है कि अखिलेश यादव की सरकार में, यानी वर्ष 2012 से 17 के बीच में किस तरह से बजट का बंटवारा होता था, किस तरह बजट का बंटवारा पूरे प्रदेश में ना होकर के विधानसभा का जो बजट होता था उसका बंटवारा अखिलेश यादव के परिवार में ही होता था। ब्रजेश पाठक ने पहले क्या कहा, पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया था। नेता प्रतिपक्ष चले गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने जा रहे थे तो इसी प्रदेश के लोगों ने जवानी कुर्बान गैंग को भी सुना था। पूरे प्रदेश में नारा लगता था, ये जवानी तेरे नाम, ये जवानी कुर्बान तेरे नाम। वो जवानी कुर्बान गैंग आज कहां है, दिखती नहीं मुझे। जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आई तब इन लोगों ने पूरे बजट का वितरण जिस ढंग से किया, उस संबंध में हमें अंदर की जानकारी तो नहीं थी अध्यक्ष जी, लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। जब 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने विक्रमादित्य मार्ग पर मुझे घर अलॉट कर दिया। जो घर आवंटित हुआ, सफाई के दौरान कुछ डायरियां मुझे मिली, तो हमने कहा देखें कबाड़ में कुछ डायरियां हैं, जरूर कुछ आवश्यक मिल सकता है। एक डायरी हमारे हाथ लगी अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं। उस डायरी में पूरे उत्तर प्रदेश के बजट को किस प्रकार बांटा गया था वो मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि उस डायरी हमें सार्वजनिक स्थल पर मिली थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि उत्तर प्रदेश के जो बजट है उसको किस प्रकार वितरण किया जाएगा। उसमें लिखा था जी बटोरेगा। कोई जी नाम का व्यक्ति है जो पैसे को बटोरेगा और एस को जमा करेगा। लेकिन जी जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि मुखिया की बात को नहीं सुनेगा, यानी तत्कालीन सीएम की बात को वो नहीं सुनेगा। एस जो पैसा बटोरेगा वो ए के लिए जमा करेगा, लेकिन ए को नगद नहीं देगा, बाद में हस्तांतरित करेगा। आर जमा धनराशि का प्रबंध करेगा। जो आर नाम का व्यक्ति है वो जमा धनराशि का प्रबंधन करेगा और एम की भूमिका पूरी व्यवस्था को संयोजन करने की होगी। मेरे समाजवादी मित्र जो जान रहे होंगे वो इसकी डिकोड कर सकते हैं। इसकी डिकोड हमें नहीं मिली है कि एन और ए और एस कौन है, लेकिन समाजवादी साथी जानते होंगे, चले गए तो जरूर उनको अच्छा लगता अपने मित्रों की बात को सुनते हुए। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विकास के बजाय जब जब ये लोग सत्ता में रहे, चाहे इनके पिताश्री रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों,
प्रत्येक जनपद में दलालों का अड्डा बन गया था। लखनऊ में तो दर्जनों अड्डे खुले थे। जिस नोएडा की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, नोएडा की जमीनों को खुलेआम पूरे देश में बेचा गया, लूटा गया, और पैसे सरकारी फंड में नहीं जमा हुए, अपने व्यक्तिगत फंड में जमा हुए। और जिस बिल्डर ने पैसा नहीं दे पाया, उससे इन लोगों ने पैसा। कि विपक्ष विधानसभा में ब्रजेश पाठक ने किस तरह का आरोप लगाया है। ब्रजेश पाठक का साफ कहना है कि ये जो GSARM है, ये इन्होंने ही, इनके बीच में ही बजट का बंटवारा होता था। और ये आप ये जान लीजिए कि हम जानते हैं कि GSARM कौन है, लेकिन ये जानते भी हमारी मजबूरियां हैं कि हम उन नामों का खुलासा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के परिवार पर विधानसभा में ब्रजेश पाठक ने जिस तरह हमला बोला है, वो अब बड़ा संकेत करता है कि आगे आने वाले समय में GSARM, ये 5 नाम जो हैं, ये किस नाम से हैं, इनकी क्या बात होगी। आगे विपक्ष पर हमला सत्ता पक्ष के लोग इन्हीं नामों को लेकर के करेंगे। और अब जो विधानसभा की जो जहां से जो एक नया संकेत निकला है, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव के परिवार के ही बीच में बंटवारा होता था। और उन्होंने जो इस तरह के तथ्य रखे हैं, वो तथ्य चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये जो नाम हैं, ये उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और ये पूरा संकेत है कि किस तरह से विधानसभा का बजट का सत्ता पक्ष के बीच में बंटवारा होता था, और जो पैसे की व्यवस्था थी वो एक परिवार के बीच में सीमित हो गई थी। उस परिवार के बीच में जो बजट होता था, वही पूरा सत्ता चलाता था। और उस सत्ता के उस बजट से ही सत्ता चलती थी, सत्ता विकेंद्रित होती थी। और ब्रजेश पाठक ने जो इस तरह हमला बोला है, वो अब विपक्ष के लिए और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब विपक्ष इन हमलों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि जिस डायरी का संकेत किया गया है। और ये भी हो सकता है कि अब ये जांच का विषय हो कि आखिर GSARM कौन है और इनके बीच में बजट का कैसे बंटवारा होता था। यह भी अब अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली है, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से एक बड़ा संकेत दिया है, और ये बड़ा एक खुलासा किया है उन्होंने कि किस तरह से अखिलेश यादव के परिवार पर इस तरह का आरोप उन्होंने मढ़ा है। एक तरह से कहें, क्योंकि ये विपक्ष पर सिर्फ हमला नहीं है, पूरे विपक्ष को एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। और विपक्ष ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। सोमवार को सदन में ब्रजेश पाठक ने बोला था, आज बुधवार का दिन हो गया है, लेकिन दूसरे दिन अखिलेश यादव सदन में थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। और जब ब्रजेश पाठक ने बोल दिया, उसके बाद भी सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं आया। और GSARM, ये नाम जो थे, उनका खुलासा नहीं किया गया है। अब विपक्ष इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि इसमें ही कोई सच्चाई है, और सच्चाई क्या है, यह भी फिलहाल सामने नहीं आने वाली है। और हम जानते भी उन मजबूरियों के चलते इसका नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। ब्रजेश पाठक ने जिन नामों का खुलासा किया है, उसका खुलासा सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार कब करेगी यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से कहा है कि जो जी नाम का व्यक्ति था, वो जो है पूरे बजट का उन्होंने कहा, जी नाम का जो व्यक्ति था, वो ही पूरे जो बजट का था, वो जो है अपना बटोरेगा बजट को, कि किस तरह से बजट की धनराशि को बटोरना है। एस नाम का व्यक्ति उस धनराशि को जमा करेगा अपने पास, और जी नाम का व्यक्ति इतना ताकतवर होगा जो पैसे की व्यवस्था, पैसे को बटोरेगा, यानी कलेक्ट करेगा, कि वो किसी की नहीं सुनेगा। उसे मुखिया का भी आदेश मानने के लिए प्रतिबद्धता नहीं है। यानी जी नाम का व्यक्ति जो है वह बेहद पावरफुल है, और जी नाम का व्यक्ति इतना पावरफुल है कि वो जो है पैसे को इकट्ठा तो करेगा और एस को जमा करेगा, लेकिन वो किसी की सुनने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा। और जो एस नाम का व्यक्ति है, वो जो ए को पैसा जमा करेगा, एस नाम का व्यक्ति ए को पैसा जमा करेगा, लेकिन वो तुरंत नगद नहीं देगा, बाद में हस्तांतरित करेगा। और जी नाम का एस नाम का व्यक्ति ए को जो पैसा देगा, वो धीरे धीरे करके बाद में वापस करेगा। आर नाम का व्यक्ति जो है, वो धनराशि का प्रबंधन करेगा, यानी कि धनराशि कहाँ से आनी है वो पूरा आर नाम का व्यक्ति करेगा। और जो एम नाम का व्यक्ति है, इस पूरी व्यवस्था को संयोजित करेगा। यानी कि जो अगर कहें तो ये जो पूरा जो डायरी में जो नाम मिले हैं, जो नाम डिकोड अभी नहीं हो पाए हैं,
और जो कोडिंग में बात की गई है उस कोड में बताता है कि एम नाम का व्यक्ति सबसे पावरफुल है, जो सबसे व्यक्ति सारी व्यवस्था को संयोजित करेगा, और जी नाम का व्यक्ति उससे भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वही जो है सारी व्यवस्था को, धन को इकट्ठा करेगा और एस नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर करेगा और घूम फिर के सारी धनराशि ए नाम को व्यक्ति को जाएगी। तो ये जी कौन है, ये एस कौन है, ये एम कौन है, ये ए कौन है और ये आर कौन है, ये अब फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जो डायरी में अखिलेश यादव की घर विक्रमादित्य मार्ग से जो डायरी निकली है, ये डायरी बहुत कुछ कह रही है और ये डायरी अब विपक्ष के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली है। लेकिन ब्रजेश पाठक ने क्योंकि जिस तरह से खुलासा किया है वो साफ बता रहा है कि आने वाले समय अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। धन्यवाद।